Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार दोस्तों, विनायक कोचिंग पलसाना में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अजीत आज आपके पास में भारत के भौतिक प्रदेश का पार्ट नंबर 2 जो है वो लेके आया हूँ। तो आज के चैप्टर में हम भारत के भौतिक प्रदेश के बारे में अध्ययन करेंगे। उससे पहले भारत में प्रमुख कालक्रम जो है वो आपने देखे कि कौन से कालक्रम में क्या हुआ था, कैसे चट्टानें बनी, कहाँ कहाँ कौन चट्टानें मिलती है, ये सब जानकारी जो है वो आपने पहले पार्ट के माध्यम से देखी थी। आज इसी पार्ट को आगे बढ़ाते हैं। जैसे अपन बात करते हैं भाई, दिल्ली जो कर्म की चट्टान है, देखो दिल्ली कर्म की जो चट्टान है, इन चट्टानों का जो निर्माण है, याद रखना दोस्तों भाई, दिल्ली कर्म की चट्टानों का जो निर्माण है, ये निर्माण भी कौन से कालक्रम में माना जाता है, तो आपको याद रखना है धारवाड़ युग। धारवाड़ युग की जो चट्टान है, उन्हीं चट्टानों के अंदर दिल्ली कर्म की जो चट्टानें हैं उनको माना जाता है। दूसरी बात, जैसे मध्य प्रदेश है, इस मध्य प्रदेश का पन्ना जहां से हीरा निकलता है, इसके अलावा जो गोलकुंडा है, गोलकुंडा जो है जहां से आपका हीरा भी निकलता है, तो पन्ना है, गोलकुंडा है, यहां से जो चट्टान है या यहां से जो खनिज प्राप्त होता है, ये तत्व जो है आपका जो विंध्याचल पर्वत क्रम का है। विंध्याचल जो पर्वत क्रम की जो चट्टान है, उन चट्टानों के माध्यम से ही पन्ना और गोलकुंडा की खानों से खनिजों की प्राप्ति की जाती है। इसके अलावा हम बात करते हैं, जैसे आपका हिमालय प्रदेश जो है, नवीनतम मोड़दार जो हिमालय प्रदेश है, हिमालय प्रदेश का निर्माण भी टर्सरी जो काल है, इस टर्सरी काल में हिमालय की उत्पत्ति मानी जाती है। और हिमालय की उत्पत्ति जो है हम बात करते हैं सेनोजोइक। सेनोजोइक जो काल है, इस सेनोजोइक काल, इसके अलावा बात करते हैं मेसोजोइक। मेसोजोइक जो काल है ये है, तो सेनोजोइक है, मेसोजोइक है, मायोसीन कह दो, मायोसीन काल जो है, और प्लायोसीन काल, ये याद रखना है। देखो सेनोजोइक, अब याद रखना है भाई, हिमालय की उत्पत्ति भी तो कालक्रम के आधार पे मानते हैं। टर्सरी काल में हिमालय की उत्पत्ति मानी जाती है। हिमालय पर्वत एक अल्पाइन युग का नवीनतम मोड़दार पर्वत जो है उस श्रेणी के अंदर शामिल किया जाता है इसे। हिमालय पर्वत के अब 3 भाग पढ़ते हैं हम। महा हिमालय है, जिसको वृहद हिमालय है, लघु हिमालय है, शिवालिका श्रेणी है, आदि के बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले देखो कि सेनोजोइक, मेसोजोइक महाकल्प जो आपका जो युग है, इस युग में जो आपका वृहद हिमालय है, इस वृहद हिमालय का निर्माण जो है वो सेनोजोइक मेसोजोइक के बीच में होता है। मेसोजोइक और मायोसीन काल जो है, इस काल के अंदर जो आपका लघु हिमालय है, इस लघु हिमालय का निर्माण होता है। और प्लायोसीन जो काल था, इस काल में जो आपकी शिवालिका श्रेणी है, इस शिवालिका श्रेणी का जो निर्माण है, ये निर्माण प्लायोसीन मायोसीन काल के मध्य जो समय है, इस समय अंतराल में होता है। भाई शिवालिका श्रेणी तो हिमालय पर्वत का एक अवशिष्ट भाग या अपर्दित अवशिष्ट भाग जो है वही माना जाता है। दूसरी बात आपने पढ़ी है भाई, भारत का जो ये मैदानी प्रदेश है, मैदानी भाग है भारत का, इस मैदानी भाग का जो निर्माण है, ये निर्माण कब हुआ था, तो आपको याद रखना है कि हिमालय की उत्पत्ति होती है। जब हिमालय की उत्पत्ति होती है, तो इस हिमालय की उत्पत्ति के बाद में, जैसे ये हिमालय पर्वत है, अब हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हो गई। हिमालय पर्वत की उत्पत्ति के बाद में इसके दक्षिणी क्षेत्र में गहरी घाटियों का निर्माण हो गया था। गहरी घाटी जो लगभग अपन कहते हैं 1000 से 2000 मीटर तक की जो गहरी घाटियां हैं, ये घाटियां बन गई थी। तो कालांतर में हिमालय पर्वत से आने वाली नदियां जो है वो अवसाद लेके आती थी, अवसाद यहाँ निरंतर जमा करती रही। कालांतर में एक उपजाऊ मैदान का निर्माण जो है वो हिमालय से आने वाली नदियों के माध्यम से किया गया। और
आज वर्तमान में एनसीईआरटी में हम यही पढ़ते हैं कि जो आपका उत्तर का मैदान है उसकी गहराई की बात करते हैं तो 1000 से लेकर 2000 मीटर तक की जो गहराई है, ये हम उत्तर के विशाल मैदान की जो गहराई है वो पढ़ते हैं। दूसरी बात, विभाजन की बात तो भौतिक प्रदेश में होगी भाई, इसका विभाजन कैसे होता है। इसके बाद में आपने पढ़ा है भाई, ये जो आपका हिमालय पर्वत है, इस हिमालय पर्वत की उत्पत्ति जो टैथिस सागर था, इस टैथिस सागर से हिमालय पर्वत की उत्पत्ति मानी जाती है। तो दोस्तों अब यहां से हम भारत के भौतिक प्रदेश के बारे में अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले देखो, दिल्ली क्रम की चट्टानों का निर्माण धारवाड़ युग की सेनों से हुआ है। मध्य प्रदेश पन्ना है, गोलकुंडा जो है आपका दक्षिणी भारत में, यहाँ की चट्टान जो है वो विंध्याचल क्रम की मानी जाती है। हिमालय टर्सरी काल में हुआ, लेकिन सेनोजोइक मेसोजोइक के बीच में वृहद हिमालय का निर्माण हुआ। मायोसीन मेसोजोइक के बीच में लघु हिमालय, इसके बाद में प्लायोसीन काल तक चलता है आपका शिवालिका श्रेणी का क्रम। अर्थात सबसे एंड में जिस शिवालिक पर्वत का निर्माण हुआ वो पर्वत आपका कौन सा है, शिवालिका श्रेणी। दोस्तों शिवालिका श्रेणी जो है ये इस हिमालय की सबसे अंतिम जो है वो मानी जाती है पर्वत श्रृंखला। दूसरी बात आपने पढ़ी है कि भारत जो है, इस भारत के भौतिक प्रदेश के हम अध्ययन करते हैं तो संपूर्ण भौतिक प्रदेश की पहले परसेंटेज के आधार पे इसकी गणना कर लेते हैं। तो देखो संपूर्ण भारत का जो भौतिक प्रदेश है, भारत का जो भौतिक प्रदेश है, इस भौतिक प्रदेश के विभाजन में या विभाजन जो हुआ इसका, इस विभाजन को जो एसपी चटर्जी है, एसपी चटर्जी जो है, इस चटर्जी के जो इसका जो भौगोलिक प्रदेश जो इसने लिखा था अपनी पुस्तक में, एसपी चटर्जी जो पटना विश्वविद्यालय के प्रथम भूगोल के विभागाध्यक्ष भी रहे हैं, इनके द्वारा ही क्या है सबसे पहले भूगोल में कि आप ये कह दो कि भारत में जब ये विभागाध्यक्ष बनते हैं तो इन्होंने भारत के भूआकृतिक प्रदेश का अध्ययन किया था और उन्हीं के भौगोलिक प्रदेश के किए गए अध्ययन के आधार पे ही भारत में भौतिक प्रदेशों का पहली बार आता है अंकलन। लेकिन आपने पढ़ा होगा भाई, भारत के मूल भौतिक प्रदेश जो है वो 4 ही माने जाते हैं, लेकिन भूआकृतिक वैज्ञानिकों के आधार पे भारत के भौतिक प्रदेशों की संख्या 5 मानी जाती है, जबकि एनसीईआरटी के अंदर भारत के भौतिक प्रदेश जो है वो आपके मिलते हैं 6 भौतिक प्रदेश जो है उनका आंकड़न मिलता है। दूसरी चीज आपने पढ़ी है भाई, भारत के भौतिक प्रदेश जो है, अब यहाँ से इनका चैप्टर जो है वो आगे देखते हैं कि भारत के भौतिक प्रदेश जो है वो कैसे फैले हुए हैं। अब उनकी चर्चा कर लेते हैं एक बार। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले एक भारत का मानचित्र तैयार करते हैं ताकि जानकारी जो है वो और ज़्यादा अच्छी हो जाए। हाँ दोस्तों, तो देखो भारत का हमने जो मानचित्र लिया है, इस मानचित्र के माध्यम से भारत के भौतिक प्रदेशों का अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं भारत के जो भौतिक प्रदेश है, इन भौतिक प्रदेशों का विभाजन करते हैं, जिसमें सबसे पहले लेते हैं उत्तर का हिमालय पर्वतीय प्रदेश। ये आपका उत्तर में जो हिमालय पर्वतीय प्रदेश है ये आता है। हिमालय पर्वतीय प्रदेश जो है, इसके बाद में चलते हैं ये नेक्स्ट टॉपिक में। भाई माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एनसीईआरटी जो है, इस एनसीईआरटी के अध्ययन के अकॉर्डिंग भारत के मुख्य भौतिक प्रदेशों का अध्ययन करेंगे, जिसमें देखो सबसे पहले बात आती है, ये उत्तर का जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है आपको, ये भारत का पर्वतीय जो क्षेत्र है ये आता है। तो आप इसको कह सकते हो कि हिमालय पर्वतीय प्रदेश।
हिमालय पर्वतीय प्रदेश हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं तो आता है आपका मरुस्थलीय प्रदेश जो है, जो इस मैदानी भाग का क्षेत्र था, ये आता है दूसरा पार्ट जो हो गया उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। ये भारत का दूसरा भौतिक प्रदेश हो गया। और इसे दूसरे भौतिक प्रदेश के बाद में तीसरा जो भौतिक प्रदेश है वो देखते हैं। और तीसरा भौतिक प्रदेश जो है वो आता है आपका ये मध्यवर्ती क्षेत्र, जो ब्रह्मपुत्र नदी है इस क्षेत्र तक फैला हुआ है, यहाँ तक है। और ये भारत का मध्यवर्ती जो अपन बोलते हैं उत्तर का विशाल मैदान, ये उत्तर का विशाल मैदान जो है ये फैला हुआ है। तो ये तीसरा पार्ट हो गया अपना उत्तर का विशाल मैदान। उत्तर का जो विशाल मैदान है ये हो गया पार्ट, तीसरा भाग भारत का। अब तीसरे के बाद में चौथा भौतिक प्रदेश देखते हैं भारत का। ये है भारत का चौथा भौतिक प्रदेश, जिसके बारे में आपने काफी अध्ययन किया होगा। भारत का सबसे बड़ा जो भौतिक प्रदेश है, इस मानचित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं कि भारत में जो सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है वो कौन सा दिखाई दे रहा है आपको। तो कमेंट के माध्यम से आप बताओ कि भारत का ये भौतिक प्रदेश जो मानचित्र देख रहे हो आप, इसमें सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश आपको कौन सा दिखाई दे रहा है। तो नेक्स्ट जो भौतिक प्रदेश आपने देखा है वो है प्रायद्वीपीय पठार। ये भारत का नेक्स्ट भौतिक प्रदेश आ गया, प्रायद्वीपीय पठार। अब देखो इसके बाद में कौन कौन से भौतिक प्रदेश रह गए हैं उनको देखते हैं। तो एक भौतिक प्रदेश तो आपका देखो, ये जो अपन संपूर्ण क्षेत्र जो तटवर्ती अपन क्षेत्र मानते हैं, एक भौतिक प्रदेश तो ये हो गया जो एनसीईआरटी में अलग पृथक से मिलता है। इसका नाम आप कह सकते हो समुद्र तटीय मैदान। समुद्र तटीय मैदान जो है इसका अध्ययन भी जो है वो अलग से किया जाता है भारतीय संदर्भ के भौगोलिक प्रदेश में। और इस तटीय मैदान के बाद में जो नेक्स्ट क्षेत्र आता है अवलोकन में, जिसमें एक तो हो गया आपका लक्षद्वीप, एक हो गया आपका अंडमान निकोबार, और शेष जो छोटे मोटे द्वीप है इनका। और इसको सामूहिक रूप से आप क्या कहोगे, द्वीप समूह है। ये द्वीप समूह है जो है ये हिंद महासागरीय क्षेत्र में भारत के आते हैं। इस प्रकार हमें इस मानचित्र के माध्यम से क्या है, भारत के जो मुख्य भौगोलिक प्रदेश है उनको एक दृष्टि से आकलन कर सकते हैं। तो भारत के जो भौगोलिक प्रदेश है, जैसे हिमालय पर्वत है, आपका उत्तर पश्चिम का मरुस्थल है, फिर मध्य में आ गया आपका उत्तर का विशाल मैदान, फिर आ गया प्रायद्वीपीय पठार, फिर आ गया समुद्र तटीय मैदान, और एक है आपका द्वीप समूह है। ये मुख्य भौतिक प्रदेश हो गए। लेकिन यदि टोटल क्षेत्रफल आपने देखा है 32,87,263 लाख वर्ग किलोमीटर भारत का टोटल क्षेत्रफल है। इस क्षेत्रफल में भौगोलिक क्षेत्र का अध्ययन करते हैं। तो दोस्तों देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं पर्वतों की। आपने इससे पहले जो वीडियो देखा था उसमें देखा कि भारत में कौन कौन से कालक्रम में किस किस पर्वत का, कैसे पहाड़ियों का निर्माण होता है। तो पर्वतों की बात करते हैं संपूर्ण भारत में, तो 10.6% जो भाग है भारत का, इसमें टोटल क्षेत्र में पर्वतों का विस्तार मिलता है। नंबर दूसरे की बात करते हैं तो आती है पहाड़ियां। भारत में पहाड़ियों की बात करते हैं तो 18.5% जो है ये भारत में क्या मिलती है, पहाड़ियां। तो एवरेज में लगभग 18% भारत में पहाड़ियों का विस्तार मिलता है। यदि पठार की बात करते हैं भारत में, पठार जो है ये लगभग 27% भाग जो है भारत में वो मिलता है पठार का। और पठार के बाद में यदि बात करते हैं मैदान की, तो भारत में सबसे बड़ा जो क्षेत्र मिलता है वो किसका मिलता है, मैदान का। लगभग 43% भाग जो है भारत का वो मैदानी माना जाता है। तो इस प्रकार भारत के इस भौगोलिक प्रदेश का जब हम अध्ययन करते हैं तो ये तो हो गए भारत के मुख्य भौतिक प्रदेश। और 6% निकालते हैं तो लगभग 10% पे पर्वतीय क्षेत्र आता है, 18% भाग पे पहाड़ियों का विस्तार मिलता है, 27% भाग पे जो है वो पठारों का विस्तार मिलता है, और 43% भाग पे भारत में क्या मिलता है, जो आपका मैदानी क्षेत्र है, इस मैदानी क्षेत्र का विस्तार मिलता है। लेकिन भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश यदि आपसे पूछेंगे तो आपको क्या बताना है, प्रायद्वीपीय पठार।
प्रायद्वीपीय पठार ही भारत का क्या है, सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है, जो हम इसका आगे चल के अध्ययन करेंगे। ये आपने मानचित्र में देख लिया है, तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। अब यहाँ से जो है हम इस भारतीय संदर्भ के भौगोलिक क्षेत्रों का अध्ययन करना जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो चलो दोस्तों अब चलते हैं इससे आगे। देखो भारत जो है, इस भारत के भौगोलिक क्षेत्रों में सबसे पहले हम बात करते हैं हिमालय पर्वतीय प्रदेश के बारे में, जिसके बारे में आपने काफ़ी बार सुना है, काफ़ी चोटियों के बारे में अध्ययन भी किया है। आज भारत पाकिस्तान है, भारत चीन है, जिनके बीच में जो टकराव हो रहा है, सीमा विवाद हो रहा है, उसका क्षेत्र भी आपका इस जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में देखने को मिलता है। आपने पढ़ा होगा कि भारत में जो ये आपका हिमालय पर्वत है, ये हिमालय पर्वत वैसे ऊंचा भाग भारत में कम है, क्योंकि सर्वाधिक ऊंचे भाग की गणना करते हैं तो नेपाल जो देश है, इस नेपाल देश में ही सबसे ज़्यादा जो हिमालय पर्वत का ऊंचा भाग है वो स्थित है। तो देखो दोस्तों, यहाँ से स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर, और अब आता है पहला भौगोलिक प्रदेश आपका हिमालय पर्वत। तो सबसे पहले हिमालय पर्वत की बात करते हैं। तो पहला चैप्टर लेते हैं हिमालय पर्वत। देखो दोस्तों, हिमालय पर्वत की उत्पत्ति से पहले इसकी उत्पत्ति, इसका निर्माण जो है वो कैसे हुआ है उसकी चर्चा करते हैं। तो आपने पढ़ा होगा एक प्रसिद्ध सिद्धांत आता है जिसका नाम है प्लेट विवर्तनिक। प्लेट विवर्तनिक जो सिद्धांत है, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, इस सिद्धांत को सबसे पहले जिस व्यक्ति ने दिया था उसका नाम था हैरी हेस, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। और इसी सिद्धांत को कालांतर में जो आगे बढ़ाता है उसका नाम आपने पढ़ा होगा महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के रूप में जो आता है। भाई 1960 के दशक में ये सिद्धांत आता है, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत, और वर्तमान में इस सिद्धांत को मान्यता भी मिली हुई है। दूसरा सिद्धांत पढ़ा होगा आपने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जो 1912 में जो आपका सिद्धांत का कर्ता या सिद्धांत का प्रतिपादक जो है उसको देखते हैं। तो देखो 1912 में जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत आता है, इस सिद्धांत के अनुसार भारत का हिमालय पर्वत जो है उसकी उत्पत्ति कैसे होती है। तो देखो आपने पढ़ा होगा एक युग का नाम कार्बोनिफेरस जो युग था, इस युग के अंदर क्या था दोस्तों, पूरा जो विश्व है, जो आज अपन पढ़ते हैं महाद्वीप 7, ये कोई महाद्वीप नहीं थे। हाँ, ये मैंने बना दिया एक मानचित्र, यहाँ लेते हैं इसको, ये लो वर्त बना दिया कि कार्बोनिफेरस युग के अंदर विश्व के 7 महाद्वीप न होकर केवल एक ही महाद्वीप था, और उस एक महाद्वीप का जो नाम था वो क्या दिया था, पैंजिया। ये पैंजिया जो है वो एक ही महाद्वीप का नाम था, 7 महाद्वीपों का नाम नहीं था। इस पैंजिया के चारों ओर जो जल भरा हुआ था, इस जलीय क्षेत्र को इस महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार जो सागर का नाम दिया था वो था पैंथलासा सागर। अब कालांतर में क्या होता है कि कार्बोनिफेरस जो युग था, इस युग के अंतिम चरण में ये जो आपका पैंजिया है, इस पैंजिया का विभाजन होता है। कार्बोनिफेरस युग के अंतिम चरण में पैंजिया का विभाजन होता है। तो विभाजन के बाद में क्या होता है दोस्तों, इस पैंजिया का जो उत्तरी भाग है, पैंजिया का जो उत्तरी भाग है, ये उत्तरी भाग तो क्या कहलाया, अंगारालैंड।
उत्तरी भाग तो इसका कहलाया अंगारा लैंड, दक्षिणी भाग जो है वो कहलाया इसका गोंडवाना लैंड। ठीक है, और जो बीच में जल भर गया था आपका, ये जल भर गया, इस सागर को क्या नाम दिया गया? टैथिस सागर का। टैथिस सागर जो है ये नाम दिया गया इस बीच में जल भरे हुए को। तो कालांतर में क्या है कि टैथिस सागर जो है ये नदियों के अवसाद से भर जाता है और फिर संपीड़न की क्रिया होती है, बिछाव की क्रिया होती है। उस संपीड़न दबाव की क्रिया के कारण क्या है, ये जो टैथिस सागर था, इस टैथिस सागर के स्थान पे एक नवीनतम मोड़दार जो पर्वत है, इस पर्वत की उत्पत्ति हुई और इसी पर्वत को आज हिमालय के नाम से जानते हैं। तो हिमालय पर्वत की उत्पत्ति टैथिस सागर के स्थान पे हुई है। आप ये भी कह सकते हैं कि राजस्थान के अंदर जो पश्चिमी राजस्थान में जो खारे पानी की झीलें मिलती है, ये खारे पानी की झीलें जो है वो टैथिस सागर का ही अवशेष मानी जाती है। आज वर्तमान में उत्तर पश्चिमी जो राजस्थान का मरुस्थल है, ये मरुस्थल भी टैथिस सागर का अवशेष ही माना जाता है। आपका भारत राजस्थान का पूर्व का मैदान है, ये मैदान भी प्रारंभ में टैथिस सागर का अवशेष था, लेकिन कालांतर में गंगा और इसकी सहायक नदियां जो है, इनके द्वारा इस मैदानी भाग का निर्माण किया गया। तो आज इसको गंगा, इसके सहायक नदियों का मैदान कहते हैं। अब यहां से देखो, कालांतर में आपने पढ़ा है कि जो अंगारा लैंड है, इस अंगारा लैंड से जो महाद्वीप बने, उसमें एक तो बन गया आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, एक बना यूरोप महाद्वीप और एक बना एशिया महाद्वीप। इन तीन महाद्वीपों का निर्माण तो होता है अंगारा लैंड से। गोंडवाना लैंड की बात करते हैं तो गोंडवाना लैंड से भी कुछ महाद्वीपों का निर्माण हुआ, जैसे दक्षिणी अमेरिका का निर्माण गोंडवाना लैंड से हुआ। इसके अलावा अफ्रीका जो है, इस अफ्रीका का निर्माण भी गोंडवाना लैंड से हुआ। अंटार्कटिका जो महाद्वीप है, इस अंटार्कटिका महाद्वीप का निर्माण भी गोंडवाना लैंड से हुआ। प्रायद्वीपीय भारत जो है, ऑस्ट्रेलिया है, इसके अलावा प्रायद्वीपीय भारत, ये प्रायद्वीपीय भारत जो है ये भी गोंडवाना लैंड का अवशेष है। भाई एनसीईआरटी की जो पुस्तकें हैं उनमें उल्लेख मिलता है कि 22.5 करोड़ वर्ष पूर्व, 22.5 करोड़ वर्ष पूर्व ये जो आपका दक्षिणी भारत है, ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के साथ में ऑस्ट्रेलिया के पास में लगा हुआ था। धीरे धीरे ये उत्तर की ओर गति करता है और कालांतर में जब यूरेशिया प्लेट से टकराता है, उस टकराव से ही क्या है, इस हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई थी। इसके बाद में आपने पढ़ा है भाई हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हो जाती है और आपने कालक्रम देख लिया, सेनोजोइक, मेसोजोइक, मायोसीन और प्लायोसीन काल के अंदर जो हिमालय पर्वत की जो श्रेणियां हैं, वृहद हिमालय है, आपका लघु हिमालय है, शिवालिका श्रेणी है, इनका निर्माण जो है वो अलग अलग कालक्रम समय के अनुसार होता है। अब यहां से हम हिमालय पर्वत का एक मानचित्र बनाएंगे पहले, और उसके माध्यम से जो आपका हिमालय पर्वत है, उसकी चोटियां हैं, विस्तार है, कहां से कहां तक मिलता है, ये चैप्टर जो है वो देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद आज के लिए।